नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और हम पढ़ रहे हैं लाइन वाइज लाइन कक्षा 10 के भूगोल विषय का अध्याय नंबर 3। अब तक हमने पढ़ लिया है कि हम किस प्रकार से जल का दुरुपयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से जल की कमी हो रही है। तो हमने मेनली पढ़ा था कि जब हम घरेलू तौर पर बात कर रहे हैं तो हम अति शोषण व अति उपयोग कर रहे हैं। दूसरा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, जल की मांग भी बढ़ी है, उस कारण अनाज की मांग बढ़ी है और अनाज की मांग बढ़ने के कारण क्या हुआ कि हमने ज्यादा फसलें लगाई हैं। और वो फसलें हमने लगाई हैं कि जो में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा हुई है, तो उससे हम क्या कर रहे थे कि जो जल संसाधन है उनका हम अति शोषण कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि उद्योगों में भी पानी की बहुत ज्यादा मात्रा प्रयोग में लाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, मतलब अति शोषण हो रहा है, पानी की वेस्टेज हो रही है, पानी की कमी उसके कारण हो रही है। फिर हमने देखा था कि शहरीकरण हुआ आजादी के बाद, मतलब शहर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब आपको देखो कोई गांव भी क्या है कि शहरी जीवन शैली अपना रहा है, और जिसके कारण क्या पानी की मांग बढ़ रही है और जो पानी के स्रोत हैं आपके, उनका अतिशोषण हो रहा है। ये चीजें हमने पढ़ ली थी पार्ट नंबर 1 में। यदि आपको कंप्लीट पढ़ने तो आपको बता दिया एनसीईआरटी बाय विक्रम 10th क्लास वाले प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट बुक मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एक योजना की, सरकार की, जो थी आपकी अटल भूजल योजना। तो उसको 7 राज्यों में सरकार ने स्टार्ट किया था। वो राज्य आपको ध्यान रखने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कि वो राज्य है आपके कौन से, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में योजना स्टार्ट हुई थी। 229 प्रशासनिक ब्लॉकों में क्या किए गए थे, 8,220 जल की कमी वाली ग्राम पंचायत में ये योजना लागू की गई थी। कि आपको निशानदेही की गई थी, मतलब कि एक सर्वे किया गया था कि किन किन ग्राम पंचायतों में क्या है कि जल की कमी है। किन राज्यों में, आपके ये 7 राज्य थे आपके, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। आपके 80 जिलों में योजना चली गई थी। ठीक है। ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 37% हिस्सा है। ठीक है। तो ये क्या है, इन राज्यों की कुल जो संख्या है ना, तो उसका लगभग 37% हिस्सा है जहां पे जल की कमी हो गई थी। अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन के जल के उपयोग में मौजूदा रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना, मतलब कि इसका ये आशय है अटल जल योजना का कि जहां जल की कमी है, फिलहाल क्या किया गया था कि 80 जिले चुने गए थे। उस 80 जिलों में ब्लॉक बनाए गए थे। उन ब्लॉकों में ग्राम पंचायत भी आपको बता दिया कि 8,220 ग्राम पंचायत थी। वहां पे क्या थी, कुछ योजनाएं, मतलब लोगों को क्या करना था, जागरूक करना था कि उन्हें किस प्रकार से जल प्रबंधन करना है, मतलब जल का जिस प्रकार से जल का उपयोग करते हैं, उनके रवैये को बदलना था, उनके व्यवहार को बदलना था। ये देखिए यहाँ पे विवेकपूर्ण जल प्रबंधन में जल के उपयोग के मौजूदा रवैये के प्रति जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना था। वार्षिक रिपोर्ट है ये, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार 2022-23 की रिपोर्ट है। मतलब कि जिस प्रकार से वो जल का उपयोग कर रहे थे, वेस्टेज, मतलब जल के प्रति उनके व्यवहार को बदलना था कि जिस प्रकार से वो फिलहाल जल को प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद मतलब एक विवेकशील तरीके से, समझदार की तरीके से जल का प्रयोग करना उन्हें सिखाना था। ये था अटल जल योजना आपकी। ध्यान रखना, इसको कई बार पूछ लेता है कि अटल जल योजना किससे संबंधित है, कितने राज्यों में लागू की गई थी। ठीक है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की। आइए हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। अब हम उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पे जल संसाधन पूर्ण मात्रा में है, जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, कि जल संसाधन तो बहुत सारे हैं, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कि इसमें आपको क्या पढ़ना है कि जल के संसाधन तो हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि वहां पे जल की कमी है। जल की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि जल की गुणवत्ता वहां पे अच्छी नहीं। ठीक है। कि वहां के जो जल है ना, वो प्रयोग करने की दृष्टि से वो आपका बिल्कुल सही नहीं है। वो क्या है, जल आपका खराब है, अलवणीय है, आप सॉरी लवणीय है, क्योंकि अलवणीय तो हमारे काम का होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार
के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू, इसने कहा कि एक शहर है या फिर एक नगर ले लेते हैं आपको उदाहरण, क्योंकि आप जब उदाहरण समझेंगे ना तो उसको आपको बेस्ट तरीके से आपके दिमाग में रह जाता है कि आपको ये चीज सही समझ में आई कि ये आपका एक शहर है, यहाँ जल क्या है, बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध था, आपका प्रयोग योग्य जल ही क्या था, बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध था। ये बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कंपनियां भी थी, यहाँ पे एक नदी निकल रही है भी, ठीक है, नदी में क्या है, बहुत खूब सारा पानी है, लेकिन फिर भी यही इलाके हैं इसमें पानी की कमी है। पानी की कमी किस कारण से हुई कि जहाँ पे जो कंपनियां लगी हुई थी ना, इन कंपनियों ने क्या कर दिया, पानी की इस नदी को अपना वेस्टेज डाल दिया और इस पानी को क्या कर दिया, दूषित कर दिया। वो पानी काम पीने लायक रहा ही नहीं, काम में उपयोग के लिए रहा ही नहीं। तो आप सब समझ सकते हैं कि किसी स्थान पर जल संसाधन बहुत बढ़िया मात्रा में है, लेकिन वहां पे क्या है, पानी की कमी है। क्यों पानी की कमी है? क्योंकि पानी क्या कर दिया उन्होंने, खराब कर दिया, दूषित कर दिया। अब इसको पढ़िए, इसने क्या बताया आपको। पिछले कुछ, सॉरी, पिछले कुछ वर्षों में चिंता का विषय बनता जा रहा कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, किसने कहा कि लोगों के पास कि वहां पे क्या है कि जल की कमी नहीं है, जल आपका पूर्ण मात्रा में है, आपका एक अच्छी मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है, फिर भी वहां क्या है कि लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। मतलब जल है, लेकिन वो क्या हो गया कि किन किन कारणों से वो आपका, कि आपका औद्योगिक अपशिष्ट और आपका घरेलू अपशिष्ट, रसायन आपके, ठीक है, कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए है खतरनाक है। तो उस जो जल खतरनाक है तो क्या काम आएगा भी, पानी आपका बहुत बढ़िया था, लेकिन आपने उसमें रसायन डाल दिए, वेस्टेज डाल दिए, कीटनाशक डाल दिए, अब वो आपके क्या काम आएगा, तो हो जाएगी ना पानी की कमी। जैसे मैंने आपको नदी का एग्जांपल देके समझाया था अभी। भारत सरकार ने एक अटल जल मिशन था और एक और मिशन आपका जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी है भी। तो यहाँ पे समझिए इस चीज को भी। ये कहता है कि भारत सरकार ने एक मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम दिया जल जीवन मिशन, की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग। अब आपको कहा जल जीवन मिशन किसके लिए था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। कौन से क्षेत्रों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है, जल जीवन मिशन का यहाँ पे लक्ष्य आपको बताया जाएगा, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर के सेवा स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना पानी मिले, 55 लीटर पानी मिले भी, वो पाइपलाइन के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में नल आते हैं भी, ठीक है, पाइपें बिछा दी गई हैं गलियों में, उनसे क्या, ये किस योजना के तहत है, ये जल जीवन मिशन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पानी मिले, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, कि कम से कम पीने के पानी की तो कमी न हो। ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण है, आपको पृष्ठ 357 नंबर पे आप किताब में देख सकते हैं। आपने अनुभव कर लिया हुआ कि समय की मांग है कि हमें अपने जल संसाधन, अब आपने देखिए, अब आपने पढ़ ली कि पानी की कमी किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से क्षेत्र पानी की कमी से जूझ रहे हैं। अब आपके मन में और दिमाग में यही आ गया कि आने वाले समय में आप लोगों को भी पानी की कमी हो सकती है। यदि आप लोगों के जहां से पानी आता है अगर वो प्रदूषित हो गया तो आपके यहाँ भी पानी की कमी। अब आपके दिमाग में आ चुका होगा कि हमें पानी को बचाने की जरूरत है भी। क्या है कि अब आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हमें अपने, समय की मांग मतलब कि आज की डिमांड है कि हमें क्या करना है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकरण होने से बचाएं। कि आज ये मांग है, हमें क्या क्या करना है,
जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करेंगे। जो भी हमारे जल संसाधन है, जहाँ से हम पानी प्राप्त होता है, तो उनका हम संरक्षण करें, उसको बचाएं। किसी प्रकार से दूषित होने से, उसको समाप्त होने से कुछ न कुछ हम करें। उनका प्रबंधन मतलब किस प्रकार से हमें पानी को उपयोग में लाना है एक समझदार तरीके से। स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बताएं कि हमें ऐसी क्रियाएं नहीं करनी है कि आगे चलते जैसे आपका प्रदूषण है कि जिससे हमारा स्वास्थ्य वो खतरे में आए। खाद्यान्न सुरक्षा कि हमें इस प्रकार से भी प्रयोग नहीं करना है कि हमें आने वाले समय में, ठीक है, कि हमें खाने की ही कमी हो जाए। यदि हम मान लेते हैं कि एक के पास एक छोटा-सा देश में देखता हूँ आपका कि ये क्षेत्र है, यहाँ पे खेती होती है, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पानी का दोहन करने लगे मतलब पानी निकाल के खेती पूरे में करने लगे और एक टाइम ऐसा आया कि पानी खत्म हो गया, तो आपका खाद्यान्न भी खत्म हो जाएगा क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो सिंचाई नहीं होगी तो आपकी फसल भी नहीं होगी। तो इसलिए हमें है कि इसको हम इस प्रकार से यूज़ करें कि पानी की भी कमी न हो और हमारी फसलें भी आपकी होती रहें। ये आपकी खाद्यान्न सुरक्षा है। अपनी आजीविका की हमारी आजीविका मतलब हम जो काम करें वो लगातार करते रहें। उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता मतलब जिन क्रियाओं से उत्पादन होता है ना, मतलब कंपनी वगैरह ये भी सारी चीज़ें आपकी लगातार चलती रहें। और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निम्नीकरण होने से बचाएँ। आपके प्राकृतिक पारितंत्र हैं, आपकी नदियाँ हैं, वन हैं, ठीक है? ये सब भी आपके खत्म ना हो मतलब बिल्कुल चीज़ें आराम से बिल्कुल संतुलित वे से आपकी चलती रहें। आपको आई चीज़ें समझ में? एनसीईआरटी की देखिए भाषा ऐसी है, यदि आप खुद से पढ़ने लगोगे ना, तो ऐसे आप रट्टाफिकेशन करके करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। ऐसे-ऐसे शब्द आएँगे जो आपके ऊपर से निकल जाएँगी। लेकिन मेरी एक कोशिश है कि आपको अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई जाएँ कि मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बता के निकल जाता, मेरा काम खत्म। लाइन बाय लाइन चाहे एक बच्चा पढ़े, अच्छे तरीके से पढ़ ले ताकि उसको एक बार पढ़ने के बाद हाँ, वो कह दे हाँ, मुझे पता है, जल संसाधन क्या होता है, कौन से टर्म्स वर्ड उसमें यूज़ किए गए हैं और आपका अपना आंसर आप आसानी से लिख सकें। जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है। उसने कहा कि ये जो संसाधन है जल संसाधन जो आपके जल संसाधन है, उनके अतिशोषण और कुप्रबंधन से मतलब कि उनका मैनेजमेंट सही नहीं किया गया अभी। जो पानी निकाल रहे हैं आप, किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, तो उसके कारण से क्या हो रहा है कि इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। पारिस्थितिकी आपको बार-बार बता दिया कि वो जो तंत्र है ना, जो हमें सभी जीव-जंतु आपको पिछले संसाधन वाले में बताया था कि सभी जैव और अजैव मिलके क्या बनाते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, जो सभी चीज़ें एक-दूसरे पर निर्भर होती हैं अभी। ये समस्या पैदा हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। यदि एक चीज़ भी प्रकृति में से गायब हो गई ना, तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे आपके वन ही गायब हो गए, पानी के स्रोत गायब हो गए, तो आपके जीवन पे उनका गंभीर असर पड़ सकता है। पानी अगर नहीं रहा तो आप सोच सकते हैं कि पानी की अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कमी हो गई, तो आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि सबसे पहले तो आपकी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ ये बंद हो जाएँगी क्योंकि बिजली नहीं बनेगी, आपकी बंद हो जाएगी। कोयला कितने दिन चलेगा? कोयला भी तो उसी का अंग है। ठीक है, सिर्फ आपके लिए पीने के लिए पानी बहुत कम। अब आप देखना कि कई जगह तो पीने का पानी भी खरीद कर लाया जाता है। हो सकता है कि आपके एरिया में इतनी ज़्यादा पानी की कमी हो। तो हमें क्या करना है कि इन चीज़ों पे क्या करना है, इन चीज़ों का हमें बचाव करना। अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखिए कि आपका जो एक दिन का अनुभव है ना, तो आप देखिए कहाँ-कहाँ पानी को हम किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं और पानी को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, तो वो चीज़ें आप देखिए। क्योंकि आपका जल संरक्षण है ना, हर क्लास में आता है, 6 में, 7th में, 8th में और 9th, 10th में भी, 11th, 12th कहीं पे जाइए, जल संरक्षण आपका आएगा भी। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन भी। तो हमें अब पढ़ा है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं क्या होती हैं। बहु मतलब आपका होता है बहुवचन मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य के लिए कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं और आपका जल प्रबंधन किया गया, जल संसाधनों का प्रबंधन किया गया है। वो चीजें हम इस पार्ट में अब देखेंगे। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? आपने पढ़ लिया कि जल की कमी क्यों होती है, तो अगर जल खत्म हो गया तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में था कि करें तो करें क्या? ठीक है, तो वो हम इसमें जानेंगे किस प्रकार से जल प्रबंधन करें, जल का संरक्षण हम करें भी।
जल का सॉरी हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई। उसने कहा कि जब हम प्राचीन चीजें देखें, प्राचीन इतिहास के स्रोत देखते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि हमने प्राचीन काल से ही कि जो नदियां बहती थी उसका जहाँ पे जल बहता है ना, वहां से अवरोध बना के और छोटा सा बांध बना दिया पत्थरों के द्वारा और जल की दिशा को मोड़ दिया और हम अपने खेतों की तरफ ले गए, तो उससे सिंचाई की ये चीज बताइए आपको। हमने प्राचीन काल में सिंचाई के लिए क्या किया? पत्थरों और मलबे से बांध बनाए, जलाशय व झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियां बनाई कि हम प्राचीन काल से तालाबों का, नहरों का निर्माण करते आ रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए। इसने कहा कि ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि आज भी हम क्या कर रहे हैं, यह परिपाटी मतलब ये जो आ रही है ना परंपरा, जो चीजें चली आ रही हैं, इन चीजों को हमने आज भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में हमने बांध बनाए। बेसिन आपको पता चल गया होगा कि ये नदी आपकी बह रही है ना, ये सॉरी ये नदी आपकी बह रही है, तो हमने जो इसका बेस ना यहाँ पे क्या कर दिया, बांध बना दिया, यहाँ पानी इकट्ठा हो गया, उसको हम दूसरी तरफ ले गए, मोड़ के भी इस तरफ ले गए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से हमने क्या, आज भी ये चीजें हम जारी, नहरें बना रहे हैं, तालाब बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, ये सारी चीजें आज भी जारी है। अब आप कहेंगे प्राचीन काल की थोड़ी आपकी स्थलाकृतियां बता रखी है कि पानी को ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक सिरिंगवेरा में गंगा नदी की बाढ़ को, जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था कि गंगा नदी में जो बाढ़ आए ना, तो उसके पानी को इस प्रकार से कोई बांध वगैरह बना के उस चीज को, पानी को मोड़ा गया था कि वो दूसरी तरफ चला जाए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। वृहत स्तर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी। कलिंग आपका, जिसको उड़ीसा बोलते हैं, और नागार्जुन कोंडा कोंडा जो आपका आंध्र प्रदेश है, बेन्नूर कर्नाटक का, इतिहास का कर्नाटक पहले बेन्नूर नाम हुआ करता, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं भी। तो ये आपके पहले इसको कलिंग जाना जाता था, ये आज के उड़ीसा में आता है, ठीक है। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील है, जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जो कृत्रिम झील मतलब मानव निर्मित झील है। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में, दिल्ली में था एक श्री फोर्ट क्षेत्र, उसमें जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया था। क्या बनाया था? हौज खास, जो एक तालाब होते हैं, वो आपका इल्तुतमिश ने बनवाया था 14वीं शताब्दी में दिल्ली के श्री फोर्ट में भी। तो ये जो आपके एनसीईआरटी में दिए होते हैं ना क्वेश्चन, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लें एक बार भी। तो ये देखिए आपका भी, ठीक है। फिर ड्राइंग विजडम सीएचसी, ये देखिए कि यहाँ पर आपका हीराकुंड बांध का दे रखा है। अब हम बात करते हैं बांध क्या है भी। वैसे तो बांध आपके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हम क्या करते हैं कि बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करते हैं। अब देखिए कोई नदी बहती आ रही है, ये हम नदी मान लेते हैं, ये बहती आ रही है, ये आपका समुद्र है, ये इस समुद्र में मिल जाएगी, आगे जाके समुद्र में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बांध बना देंगे तो क्या हुआ, पानी यहाँ रुक जाएगा, पानी का भराव हम इस प्रकार से दूसरे क्षेत्रों में, यहाँ पानी की कमी है तो यहाँ हम इसको ले आएंगे, इस प्रकार से दूसरे क्षेत्र में यहाँ दाएं बाएं ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ एक और बांध बना देंगे तो इस क्षेत्र में ले जाएंगे, तो हम क्या पानी का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं बांध से भी। बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायक है। परंपरागत बांध नदियों और वर्षा का जल इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपयुक्त करवाते हैं। अगर यहाँ इकट्ठा हो गया ना पानी बांध के ऊपर, आपने नदी बह रही है, बीच में बांध लगा दिया, बांध के पीछे पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो बारिश होती है उस टाइम तो पानी इकट्ठा हो गया, लेकिन पूरे साल तो बारिश नहीं होगी ना, फिर हम क्या, जब बारिश नहीं होगी तो बांध के पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको प्रयोग हम सिंचाई के लिए कर सकते हैं। यदि बांध नहीं होगा तो पानी पूरा बहकर समुद्र में चला जाएगा। आजकल हम बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाते, पितुल उनका उद्देश्य
इसने कहा कि पहले जो बांध होते थे ना वो सिर्फ सिंचाई के उद्देश्य से बनाए जाते थे, लेकिन आज जो बांध बनाए जाते हैं उनका उद्देश्य क्या, आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं बल्कि उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन के लिए भी किया जाता है जल का उपयोग। तो इसलिए बोलते हैं उसको, बांधों को क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय योजना बोलते हैं कि एक चीज से हमारे क्या है बहुत ज्यादा उद्देश्य पूर्ति हो रही। देखिए हमने बांध बनाया, उससे जरिए क्या करते हैं सिंचाई कर लेते हैं, आपका उस पानी का विद्युत बना लेते हैं। विद्युत आप कहेंगे सर विद्युत कैसे बनाई जाएगी भी, ठीक है। अब देखिए कि ये आपकी नहर आ रही है यहाँ से भी, सॉरी नदी आ रही है, यहाँ पे हमने बांध बना दिया। अब पानी बढ़ता जाएगा, यहाँ लेवल यहाँ बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ से फिर पानी ऊपर गिरेगा। यहाँ पे हमने वो टरबाइन लगा दी घूमने वाली भी, क्या लगा दी, घूमने। अब ये घूमनी स्टार्ट होगी तो इस पे पानी गिरेगा तो यहाँ से बिजली उत्पादन हो जाएगा। बाद में जब बारिश बंद हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा, तो अगर लगातार नदी चलती रहेगी तो लगातार बिजली बनती रहेगी। ये जो पानी इकट्ठा हुआ इससे हम मोड़ के इस प्रकार दूसरे क्षेत्र में सिंचाई के काम ले सकते हैं, पीने के पानी बेच सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें मछली उत्पादन कर सकते हैं, पर्यटन बना सकते हैं, नौका चालन कर सकते हैं। तो हमने चीज बनाई एक, लेकिन उद्देश्य पूरे हुए हमारे बहुत ज्यादा काम आ रहे थे, इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय योजना भी। इसलिए बांधों को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय योजनाएं परियोजनाएं कहा जाता है भी। आपको चीजें क्लियर, बहुउद्देशीय योजना क्या होती है कि जब हम एक योजना बनाए उससे हमारे बहुत उद्देश्य पूरे हो, एक दो या दो से ज्यादा उद्देश्य पूरे हो, उसको क्या बहुउद्देशीय योजना कहा जाता है। जहां एक तीर्थ जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं, कि जहां एक जल इकट्ठा हो गया आपका बांध के पीछे, वहां पे आपके उस जल के उद्देश्य बहुत होते हैं, इसलिए इनको बहुत उद्देशीय योजनाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। कि हमने क्या किया कि सतलुज ब्यास जो नदी है ना उनका बेसिन है, वहां पे एक बांध बना रखा है, भाखड़ा नांगल परियोजना जिसको हम बोलते हैं। तो ठीक है, तो और ये सिंचाई के काम भी आती है और विद्युत उत्पादन के काम भी आती है। ये बहुउद्देशीय योजना मतलब एक से अधिक उद्देश्य आपके यहाँ कंप्लीट हो रही है। तो ये आप बताइए, इसमें आपको कोई डाउट हो तो कहाँ पे है आपकी, सतलुज ब्यास पे है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना भी, ठीक है। नदियों के नाम याद रखिए, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना वो कौन सी नदियों पर है, वो आपका सतलुज ब्यास भी। दोनों नदियों के नाम याद रखिए आप, और ये योजना नांगल परियोजना भाखड़ा परियोजना आपसे ऐसे पूछ सकता है। इसी प्रकार और नदियों की भी आपके नाम यहाँ पे दिए हुए मिलेंगे। और क्या काम आ सकता है बांध भी, ठीक है। इसी बांध बहते जल को रोकने, उनका दिशा परिवर्तन करने, बहते जल तो रुक जाएगा, बांध बनाए उनकी दिशा भी परिवर्तन हो जाएगी। दिशा परिवर्तन कर देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बात, आपको बांध बता दें यहाँ पे। बांध क्या होता है कि बांध को बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है भी। क्या है, बाधा है भी। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे ना, आपको ये नदी बह रही है, ठीक है। अब इस नदी का हमें पानी इकट्ठा करना हो, ये बांध बना दिया, तो ये बांध क्या है, एक बाधा है। क्या है, बाधा है, रुकावट है, जो क्या काम आती, जल को रोकने, दिशा देने। अब इस साइड जल मुड़ जाएगा, ये बाधा आ गई ना, अब पानी यहाँ इकट्ठा होगी, अगर लेवल नीचा हो तो इस साइड मुड़ जाएगा, उसका बहाव कम हो जाएगा नदी का, ठीक है। तो ये बाधा जो आमतौर पर जलाशय झील अथवा जल भरण बनाती है, यहाँ पे क्या बना देगी, जलाशय जल भरण यहाँ पे हो जाएगा। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में से एक ढलुआ हिस्सा होता है जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना, उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है। इसने कहा कि बांधों, अधिकतर बांधों में से एक ढलुआ कहता है, बांध का जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में से क्या होता है, एक ढलुआ हिस्सा होता है, किस प्रकार से, ढलान वाला, ठीक है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। उसके अब तो क्या दरवाजे बना दिए जाते हैं, उनमें से खोला दिया जाता है कि पानी ज्यादा है तो उसको खोल दिया, नहीं तो उसको बंद कर दिया। तो अगर बांधों का वर्गीकरण करें हम, बांध कितने प्रकार के होते हैं, तो उनकी संरचना बनाए कैसे गए हैं, उनका उद्देश्य किस लिए बनाया गया हो, ठीक है, या उनकी ऊंचाई के आधार पर किया जा सकता है। संरचना, उनमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध,
अब हम संरचना के आधार पे हम एक बार बांधों को देख रहे हैं कि कितने प्रकार के बांध होते हैं, उनके बनाए गए जिस मटेरियल से वो बने हैं उनके आधार पे लकड़ी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई वर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध या मध्यम बांध या ऊंचे बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा बांध के बारे में। तो जहां हमने पढ़ा था आपका सतलुज व्यास पे भाखड़ा नांगल परियोजना है, तो उसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है कि वो वहां पे क्या, जैसे आपकी जो सतलुज और ये थी भी आपकी सतलुज व्यास पे जो भाखड़ा नांगल परियोजना थी ना, वो किस किस काम आ रही थी, वो आपके काम आती सिंचाई के और बिजली बनाने की, विद्युत बनाने के काम आ रही थी। लेकिन जो ये आपकी महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण भी। आपसे उद्देश्य पूछ सकता है कि इस परियोजना का उद्देश्य आप बताइए भी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं, चीजें क्लियर, आगे बढ़ जाए। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समृद्ध जल संसाधन प्रबंधन उपागम के पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहक के रूप में देखा जाता है। इसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद में आजादी के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित हुई कि हमें किस प्रकार से जल का प्रयोग करना है, उस पे ये आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए भी, जो उपनिवेशन काल में बाधाएं थी उनको पार करते हुए, मतलब उन जो परेशानी थी पहले में उनको पार करते हुए देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहक के रूप में देखा गया है कि ये जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं ये हमारे देश के विकास में इनका बहुत ज्यादा योगदान है। ये इन लाइनों का मतलब है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक भारत के मंदिर को जवाहरलाल नेहरू ने किसने कहा है, उसने कहा बांधों को, कि बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था सम्मिलित रूप से विकास करेगी। उसने कहा ये सारी चीजें विकास करेगी। बांधों के कारण क्या है कि जो आपके पानी आ जाएगा और पानी के कारण क्या होगा, आपको पता है क्या क्या होगा, औद्योगिकरण भी होगा, आपका शहरीकरण भी होगा, आपकी खेती भी होगी, आपके उद्योग भी होगा, सारी चीजें होंगी भी। परंपरागत बांध से बनी कलाविधि और सिंचाई कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं कि आपकी जो पुराने समय में सिंचाई है ना, किस प्रकार सिंचाई की जाती थी और किस प्रकार से आपके बांध बनाए जाते उसके बारे में पता लगाएं। तो उसके बारे में आपको खुद से पता लगाना है भैया। तो आज के लिए इतना ही आपका, कि धीरे धीरे पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।